हाइपोथायराइडिज्म अलग अलग परिस्थितियों में उसके मैनेजमेंट में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, यह हम लोग डिस्कस करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ पर इसका वर्णन करने से पहले मैं इतना जरूर कह दूं कि सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म एक सीरियस कंडीशन। जब तक आप अपने आप को थायराइड डिसऑर्डर्स में बहुत पारंगत न समझें, तब तक आप इसमें हाथ न लगाएं। अभी इस सप्ताह ही हमारे ग्रुप के एक डॉक्टर ने एक क्वेरी ये पोस्ट की थी कि हम पेशेंट को जब जैसे ही थायरोक्सिन आरंभ करते हैं वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है, और जब बंद करते हैं तो ठीक हो जाता है। देखिए, यही वो परेशानियां हैं जो इस तरह की स्थिति में आती हैं। तो देखिए, ये हमारा एक पेशेंट है जिसमें टीएसएच सप्रेस्ड है। इसको 100 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन आरंभ की गई, और इसके बाद जब टीएसएच हमने 40 दिन बाद रिपीट किया तो 0.01 हो गए। अब 0.02 से आरंभ होकर 0.01 हो गए 100 माइक्रोग्राम पे। हमें इस पेशेंट में टारगेट टीएसएच रखना क्या है, हमको किस बीच में टीएसएच रखना चाहिए? पोलिंग आरंभ करिए, 0.5 से कम, 0.5 से 5 के बीच में, या 5 से अब 5 से अधिक। हमारा किसी पेशेंट को जब हम ट्रीट कर रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्योंकि हमें केवल थायरोक्सिन की टैबलेट आरंभ भी नहीं करनी है, उसको अप टाइट्रेट, डाउन टाइट्रेट और करके उसको बीच में लाके और एक आदर्श रूप में व्यवस्थित करना है। आपने अधिकांश लोगों ने यही उत्तर दिया है कि 0.5 से 5 के बीच में। अब यहाँ पे एक पेज है। पेज क्या है कि इनमें से अगर ये पेशेंट सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म का था, जब हमने 0.02 देख के भी 100 माइक्रोग्राम आरंभ की, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यह पेशेंट अगर सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म का है, तब हमको टीएसएच से मॉनिटर नहीं करना, ये हमने पिछली बार कहा था। हाँ, अगर ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का है तो हमें इस रेंज में रखना है जो आप लोगों ने पिछली बार ये सारे वो किए। चलिए, इस को हटाइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जब सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म है तो सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में हमें T4 से डिजीज की जो सीवियरिटी है वो समझनी है, और T4 से ही मॉनिटर करना है। अब ये T4 से अगर हम बात करें इसकी, तो 4 से 12 के बीच में होना चाहिए। ये पेशेंट 3 पे आए थे, और 3 पे जब हमने 100 माइक्रोग्राम दिया गया तो ये बढ़ के 6 हो गए। अब पोलिंग आरंभ करिए, ये वाली दूसरी, कि सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में हमने ये तो समझ लिया कि हमें टीएसएच से मॉनिटर नहीं करना, हमें T4 से मॉनिटर करना है। लेकिन इस T4 को हमें किस रेंज में रखना? 4 से 12 जो हमारी रेंज है, उसके लोअर हाफ में 4 से 8 के बीच, या उसके अपर हाफ पे 8 से 12 के बीच, या 12 से अधिक। अब यहाँ पे आप सबके जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आप एक दो लोगों ने नन ऑफ द अबव भी कहा है, कुछ एक 12 से अधिक भी कह रहे हैं, और अधिकांश कह रहे हैं 4 से 8 के बीच में। ठीक है, ये दोनों ही चीजें ठीक है। 4 से 8 के बीच में भी यदि आप रखना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ पेशेंट्स में हम उसको लोअर हाफ में भी रखते हैं, लेकिन अधिकांश जो स्वस्थ लोग हैं उनमें सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में हम इसको अपर हाफ ऑफ नॉर्मल रेंज में रखना पसंद करते हैं। तो सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में डायग्नोसिस भी T4 के बेसिस पे बनेगी, मॉनिटरिंग भी T4 के बेसिस पे होगी, और T4 को हमें अपर हाफ ऑफ नॉर्मल में रखना। अब प्रश्न ये आता है कि T4 के लिए सैंपल लेना है, तो T4 का सैंपल हम किस समय लेंगे? टीएसएच में हमने समझा था कि टीएसएच का सैंपल हम लेने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी ले सकते हैं, भोजन के पहले, भोजन के बाद ले सकते हैं। थायरोक्सिन की टैबलेट ली है या नहीं ली है, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि टीएसएच पिछले 1.5 महीने का एवरेज बताता है। अब T4 अगर हमें टेस्ट करना है तो इसका सैंपल हम कब लें? टीएसएच की तरह कभी भी ले सकते हैं, या पोलिंग आरंभ करिए, या इसका सुबह में तो ले लेकिन दवा से और भोजन से कोई मतलब नहीं, या सुबह खाली पेट लें, दवा से कोई मतलब नहीं, या सुबह में खाली पेट लें और दवा लेने के पहले लें। तो T4 की जांच हमें कब करनी चाहिए? देखिए, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं,
लेकिन कई बार हमारे पास वैल्यूज आती हैं, हम उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाते क्योंकि हमने उसकी सैंपलिंग का जो तरीका था वो सही नहीं था। T4 के लिए सैंपल आप सब लोगों ने सही, अधिकांश लोगों ने उत्तर दिए करवाया है कि हमें T4 का सैंपल सुबह लेना है, खाली पेट लेना है और दवा खाने के पहले लेना है, क्योंकि दवा भी T4 है और जो हम जांच कर रहे हैं वो भी T4 है। तो जब हम दवा लेंगे उसके बाद एब्जॉर्ब होकर कुछ देर के लिए, लगभग 4 घंटे के लिए ब्लड में इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो T4 का सैंपल सुबह, खाली पेट और दवा खाने के पहले इस तरह से लिया जाए। तो सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक आप सिद्धहस्त नहीं है तब तक आप इसमें हाथ ना लगाएं और इसको स्पेशलिस्ट को भेज दें। ये नहीं कह रहा हूं कि मुझको भेजें, जो सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करने में सिद्धहस्त हो, पारंगत हो। अब बात ये आती है, हम कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ये पेशेंट है, हमने 100 माइक्रोग्राम इसको दिया, हम लोगों ने समझा था प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के साथ में कि हम उसको देते हैं, हाई डोज में देते हैं तो पेशेंट रेस्टलेस हो सकता है, हम उसको एंजाइना रेस्पिरेट करा सकते हैं, ओल्ड पेशेंट्स में देते हैं, सीएडी के पेशेंट्स में देते हैं। तो उसी तरह से सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? गैस्ट्राइटिस, पोला आराम करिए, गैस्ट्राइटिस, हेडेक, पेशेंट को सिकफॉक हो सकती है या पेशेंट को एंजाइना हो सकता है। सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में विशेष जो परेशानी आती है थायराइड से आरंभ करने पे, वह क्या हो सकती है? इनमें से धीरे धीरे आपके उत्तर बढ़ रहे हैं और ये एमसीक्यूज होते ही इस तरह के हैं जो थोड़ा सा फंसाएं। एंजाइना, आप अधिकांश लोगों ने कहा है, ठीक है, एंजाइना की संभावना सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में उतनी ज्यादा नहीं होती, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में ज्यादा होती है। जो विशेष बात सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म के साथ जुड़ी हुई है कि जो बात अभी हमने कही कि पेशेंट को टैबलेट दी गई और पेशेंट रेस्टलेस हुआ, पेशेंट को चक्कर आने लगे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, बेहोशी होने लगी और कभी कभी वो बेहोश हो भी गया, पल्सलेस, बीपी लेस हो गया। यह वो परेशानियां हैं जो सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में आ सकती हैं, जो कि प्राण घातक हो सकती हैं। इसलिए सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म को बगैर जाने उसमें हाथ ना लगाइए। तो यह भी प्रॉब्लम जैसे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में हुआ था कि एड्रिनल क्राइसिस प्रेसिपिटेट हो सकती थी, हाइपोकॉर्टिसोलिज्म, क्योंकि कॉर्टिसोल की मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है, यहां पर भी उसी तरह की प्रॉब्लम एड्रिनल क्राइसिस हो सकती है, कॉर्टिसोल की मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है। लेकिन इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? जो हम लोगों ने पिछली बार जैसे बात की थी कि हम हाइपोकॉर्टिसोलिज्म के लिए स्क्रीन पहले करेंगे पेशेंट को। जब भी सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म हो उसमें हाइपोकॉर्टिसोलिज्म की संभावना बहुत ज्यादा है, प्राइमरी में इतनी ज्यादा नहीं होती। प्राइमरी में हमने कभी नहीं कहा कि आप प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का केस है तो उसमें कॉर्टिसोल लेवल कराइए, लेकिन सेंट्रल में कॉर्टिसोल लेवल अवश्य कराइए। पहले पेशेंट को कॉर्टिसोल हाइपोकॉर्टिसोल के रूप में एडमिनिस्टर करिए, जब पेशेंट उधर से सेटल हो जाए तब थायराइड से आरंभ करिए। यह बात ध्यान रख के तब हमें पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए, वरना यह पेशेंट्स बहुत दिक्कतों में फंस सकते हैं।